उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अगर कोई मामूली वारदात होती है और उस वारदात की सूचना अगर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस अगर दोनों पक्षों को थाने में बुलाती है, तो क्या थाने गया व्यक्ति सुरक्षित घर वापस आएगा? इसकी गारंटी वो पुलिस जिसका स्लोगन है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, क्या उत्तर प्रदेश की ये पुलिस इस स्लोगन को फॉलो करते हुए क्या आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी आज की तारीख में दे सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की बेलौस और बेलगाम होती उत्तर प्रदेश पुलिस पर क्यों लगा, किस लिए लगा, क्यों सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में उत्तर प्रदेश पुलिस की कारगुजारियां इस समय चर्चा में हैं और क्यों इस विषय पर चर्चा करना जरूरी जान पड़ा, वो मैटर जुड़ा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना के ताजा प्रकरण से। उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल डेथ को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम बार अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें तमाम बार कमेंट कर चुका है, तमाम तरह की इंक्वायरी गठित हो चुकी हैं। परंतु जिस ताज़ा प्रकरण में एक बहुत ही छोटे आपसी विवाद में, जो कि चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहित पांडे और आदेश नाम के एक व्यक्ति में 25 अक्टूबर की रात को कोई छोटा कहा सुनी झगड़ा जैसी वारदात होती है और जिसमें पुलिस आदेश नाम के व्यक्ति और जिसका कोई पॉलिटिकल रिलेशन ऐसा था कि जिसके प्रभाव में आने के बाद चिन्हट थाने की पुलिस रात में 11 बजे मोहित पांडे को उसके घर से उठाती है। दूसरी पार्टी भी थाने पे लाई जाती है, रखी जाती है, लेकिन जब मोहित पांडे के परिजन ये जानने के लिए थाने पहुंचते हैं, विशेषकर उसका भाई जिसका नाम शोभा राम है, जब वो पुलिस थाने के वहाँ के ऑफिशियल से जानकारी लेता है रात में कि उसके भाई को क्यों लाया गया है, क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, तो पुलिस उसके भाई को भी डिटेन करती है और खुद उसके भाई शोभा राम का एलिगेशन है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी के कारण, हिरासत में दी गई यातना के कारण मोहित पांडे की तबीयत बिगड़ती है और अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को मोहित पांडे की लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और ये वाकया जुड़ता है लखनऊ पुलिस की कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ के प्रकरण से। उत्तर प्रदेश पुलिस पर इधर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आरोप लगाती हैं, अपोजिशन पार्टीज़ अपने तरह से आरोप लगाती हैं और सरकार की जवाबदेही जब बनती है, चाहे विधानसभा के चलते हुए सत्र के दौरान हो या दूसरे अवसरों पर, सरकार अपने स्तर से इसका जवाब देती रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस के पिछले 2017 से लेकर के और वर्तमान 2024 तक के आंकड़ों की अगर जांच पड़ताल की जाए और इस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उठे हुए सवालों पर अगर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देखी जाए, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के दस्तावेज देखे जाएं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के दस्तावेज देखे जाएं, संसद में उठाए गए प्रश्नों पर खुद गृह राज्य मंत्री का नित्यानंद राय ने, जो कि 2020 में संसद में जो लिखित जवाब दिया था, अगर उस पर भी गौर किया जाए तो ये माना जाएगा कि कस्टोडियल वायलेंस के मामले में उत्तर प्रदेश हमेशा देश में अग्रणी रहा है। टॉप 5 स्टेट्स में उसका नाम रहा है और उसने 2020 से 22 तक नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। आखिर यूपी पुलिस इस तरह के कस्टोडियल वायलेंस में क्यों रोक नहीं लगा पा रही है? गुड गवर्नेंस की बात करने वाली इस वर्तमान सरकार पर एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जो वर्तमान प्रकरण है, जो मोहित पांडे की डेथ से जुड़ा प्रकरण है, अगर आप उस प्रकरण की सच्चाई को देखें, अगर आप उस प्रकरण के माध्यम से अगर इसको आप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें या इस पूरे कस्टोडियल वायलेंस की स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो बहुत भयावह तस्वीर सामने आती है कि एक आपसी कहा सुनी के विवाद में, जिसमें पुलिस ने चालान शांति भंग की धाराओं में किया, उस व्यक्ति के साथ आखिर ऐसा क्या होता है पुलिस हिरासत में कि उसकी मौत हो जाती है। इसने एक राजनीतिक भूचाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ला दिया है।
अपोजिशन पार्टीज अपने तरह से बात करेंगी, पर जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट सब्जेक्ट है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट होते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एक्ट करना होता है। तो अगर पुलिस की इस तरह की ब्रूटैलिटी प्रथम दृष्टया अगर साबित हो रही है, मीडिया ट्रायल के दौरान या मीडिया भी अपने असेसमेंट के दौरान या तमाम तरह के जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं उस आधार पर प्राइमा फेसाई ये स्टैब्लिश हो रहा है कि पुलिस ने एक बहुत से छोटे मैटर में जिसमें पुलिस को बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था, मैटर को वहीं पर निपटा देना चाहिए था, उसमें आखिर कस्टडी की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर तमाम तरह के संवैधानिक प्रावधानों, तमाम तरह के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्यों किया? सिर्फ इस प्रकरण में नहीं, अगर पिछले 5-6 वर्षों में जो कस्टोडियल वायलेंस के मैटर यानी पुलिस की हिरासत के दौरान, बाकी कस्टोडियल वायलेंस के इंटरप्रेट करना अगर आप बंद भी कर दें, सिर्फ पुलिस की कस्टडी की वायलेंस की बात करें, तो अगर पुलिस की कस्टडी के दौरान जो लोग बंदी थे अगर उनकी डेथ हुई है तो इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर प्रश्न उठे हैं, तो जवाब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। अब तक जो 15 शख्सियत देश की प्रधानमंत्री बनी उसमें 9 लोग उत्तर प्रदेश से हुए, वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट राज्य है कि उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो पीएम इन वेटिंग माना जाता है, और यहाँ से तमाम ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए हैं जिनका नाम हमेशा प्रधानमंत्री की रेस में शामिल रहा, चाहे अपोजिशन वर्तमान में जो सत्ताधारी दल है उसके अपोजिशन में रहे हुए मुलायम सिंह यादव हों, मायावती हों, ये सब प्रधानमंत्री के दावेदार थे और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ को भी भविष्य का प्रधानमंत्री माना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण राज्य में जिसकी पुलिस फोर्स के बारे में माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, यूपी पुलिस में 3 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, 75 जिलों में तकरीबन 2000 से ज़्यादा थाने हैं, और इसमें इन पुलिस के इन थानों में वास्तव में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कितना वायोलेशन होता है, इसके तमाम मुद्दे चाहे वो हाई कोर्ट से जुड़े हुए जजमेंट हो या ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जजमेंट हो, उसमें सब चीज़ें बखूबी स्पष्ट होती है। खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जो कि भारत सरकार गृह मंत्रालय जिसके रिकॉर्ड जारी करता है, अगर उनके रिकॉर्ड पर यकीन करें तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं पिछले 20 सालों में उसमें 1888 कस्टोडियल डेथ हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और आज का भी अगर हम एवरेज का आंकड़ा लें तो हर वर्ष तकरीबन 12 लोग पुलिस हिरासत में मारे जाते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो सामने आते हैं, ऐसे हजारों आंकड़े हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसमें अक्सर जो व्यक्ति शिकार होता है वो बहुत मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का होता है, उसकी इतनी पहुंच नहीं होती है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में जो ये ताज़ा प्रकरण आया कि अगर आम आदमी के बीच में कोई वाकया होता है, क्या आम आदमी, क्या पुलिस थाने रिपोर्ट करने किस पुलिस स्लोगन पर पुलिस का जो स्लोगन है उस पर विश्वास करके कैसे जाएगा? आप ये बताइए, इस वर्तमान प्रकरण में जब पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया, एक पक्ष को पुलिस ने रात में उठाया, उसकी गिरफ्तारी उसने 11 बजे उठाया, 11 बजे ना दिखा के 1:30 बजे दिखाई। जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो 11 बजे जब उसको घर से उठाया गया मोहित पांडे को, 11 से 1:30 बजे के बीच में आखिर वो पूछताछ की कौन सा तरीका अपनाया गया जिसके कारण उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। 32 वर्ष का वो नौजवान युवक जिसकी नवविवाहिता पत्नी है, जिसके परिवार में उसकी बूढ़ी मां है, उसके परिवार के अन्य सदस्य हैं, अब उस परिवार का जीवन यापन कौन देखेगा? उस बेवा का प्रश्न है। जब उसको वहां के बीकेटी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, स्थानीय विधायक, जब उनको 1 लाख रुपए की मदद करने गए तो उसने 1 लाख रुपया मोहित पांडे की अर्थी पर रख दिया, बोला क्या ये रुपया हमारे पति की जीवन को वापस ला सकते हैं? वाले मार डारिन मिले ना देने ने, हम लोग थाने के बाहर खड़े रहन, पता नहीं कौन गली से निकाल लेंगे, फिर अस्पताल नहीं मिले देने नहीं, मट्टी जबरदस्ती वाले चले गए, बता नहीं कहाँ पर मिला, नहीं दिया, कहीं नहीं दिन
भैया पानी मांगे तो पानी नहीं दे, कंजी घबराते कुछ नहीं करे देने। योगी की राज्य में पुलिस वाले मार डरे ने मेरे भैया का ना मिले, पुलिस वाले को सस्पेंड करा जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने उस परिवार को बुला करके उनको तमाम तरह की सुविधाएं देने का वचन तो दिया, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी, पर क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जो प्रश्न उठ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उसका जवाब देगी? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कर रही है वो वायोलेशन केवल पुलिस एक्ट का नहीं है, वो वायोलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का है। आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट है, आर्टिकल 22 का इन्फ्रिंजमेंट है। खुद सीआरपीसी, जो कि भारत में किस तरह से पुलिस क्या कार्य कर सकती है, नए कानून आने के पहले जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 था, जिसमें अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर के जो नियम और प्रावधान दिए गए हैं और किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जो संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, उसका वायोलेशन उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ इस केस में नहीं, मोहित पांडे के केस में, बल्कि पिछले तमाम केसेज में कर रही है। चाहे अल्ताफ का मामला कासगंज का हो, चाहे अमरोहा का मामला हो, बुलंदशहर का मामला हो, उत्तर प्रदेश के हर कोने को आप ले लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से चारों थाने, जो 2000 थाने हैं, हर दूसरे तीसरे थाने में कस्टोडियल वायलेंस की खबरें अगर आ रही हैं, उसके साक्ष्य आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की जवाबदेही बनती है, उत्तर प्रदेश की सरकार की जवाबदेही बनती है। पर यह जवाबदेही आ नहीं रही है, इसमें सिस्टम उनका बचाव करता है। वर्तमान केस में चिन्हट थाना के थानाध्यक्ष पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, दूसरे लोगों के साथ हत्या की एफआईआर तो दर्ज हुई है, पर अब तक जितने भी रिकॉर्ड हैं हम उन पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि अब तक जिस तरह के जो केसेस दर्ज हुए थे विशेषकर उत्तर प्रदेश में, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 5% से भी कम है। और इनकाउंटर के जितने केसेस अगर इधर देखने में आए हैं कि इनकाउंटर मतलब पुलिस और कथित अपराधियों की जो मुठभेड़ हुई, जो भिड़ंत हुई, वो पिछले 5-6 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा केसेज हैं। और जिसमें इनकाउंटर में मरने वाले तमाम अपराधियों की संख्या भी शामिल है, पर वो एक अलग प्रकरण है। पर ये कस्टोडियल डट का हिरासत में अगर व्यक्ति लिया गया है, उससे पूछताछ के दौरान अगर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, पुलिस ने तमाम केसेज में ऐसी मृत्यु को आत्महत्या की संज्ञा दी है। तो ये तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशंस हैं, आखिर ये रुकेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसकी जवाबदेही बननी पड़ती है। क्यों बननी पड़ती है? क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या मोहित पांडे के केस में आर्टिकल 21 का वायोलेशन नहीं हुआ? जब सेक्शन 41 का कंप्लायंस करने का ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का ऑर्डर है, तो मामूली कहासुनी के मैटर में आखिर रात में पुलिस एक व्यक्ति को उसके घर से क्यों उठाती है? क्यों फिर सीआरपीसी के अन्य प्रोविजन जो कि 41 से लेकर के 56 तक हैं कि घर वालों को अगर कोई व्यक्ति अगर घर से उठाया गया है, किसी व्यक्ति की संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी की गई है, तो क्या गिरफ्तारी के कारणों का पता उस गिरफ्तार व्यक्ति को, उसके परिजनों को नहीं देना चाहिए? क्या उससे उसके परिवार वालों को मिलने नहीं देना चाहिए था? क्या जब उसको उठाया गया उसका क्या मेडिकल नहीं होना चाहिए था? इन सब चीज़ों का अगर वायोलेशन प्राइमा फेसाई हुआ है, तो अब तक डिपार्टमेंटल एक्शन के नाम पे क्या हुआ? सिर्फ एक मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे मुद्दा चला। इसी तरह के तमाम और मैटर हैं, जैसे अनुच्छेद 22 जिसमें परामर्श का राइट एक फंडामेंटल राइट है और इसमें गिरफ्तारी और निरोध से तमाम चीज़ों का संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 22 का भी इसमें वायोलेशन हुआ क्योंकि सेक्शन 41 सीआरपीसी, जो पहले सीआरपीसी थी, उस तरह का जिसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का तमाम एक लैंडमार्क जजमेंट में डायरेक्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, डीजीपी को लिखित आदेश है, पूरे देश की पुलिस के डीजीपी को आदेश है। क्या उसका वायोलेशन चिन्हट थाना की पुलिस ने नहीं किया? क्या उसका वायोलेशन सिर्फ चिन्हट थाना छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के 2000 और थाने हैं, क्या वहां पर वायोलेशन नहीं हो रहा है? क्या अपनी मॉनिटरिंग में जब लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, तो क्या इस तरह के इश्यूज की समीक्षा नहीं की जाती है? ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हर दूसरे तीसरे साल कस्टोडियल वायलेंस के मामले में नंबर 1 पर रहता है। और ये रिपोर्ट इधर और उधर की नहीं है, बल्कि भारतीय संसद ने खुद भारत के गृह मंत्री के दिए गए वक्तव्य के आधार पर है।
भारत की पुलिस अधिनियम की धारा 7, भारत के पुलिस अधिनियम की धारा 29 इस तरह के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिस सेक्शन की बात करती है, क्या ये देखा जाएगा कि कस्टोडियल वायलेंस में इन्वॉल्व इस तरह के पुलिस कर्मियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसके पुलिस विभाग ने क्या सेक्शन 7 और सेक्शन 29 पुलिस एक्ट के तहत कोई एक्शन लिया? क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ? अब तक अगर 800 केसेज हुए तो केवल 300 में चार्जशीट फाइल हुई, और 300 में भी आप समझिए केवल 60 से 70 केसेज में कोई क्रेडिबल एविडेंस मिला, बाकी में किसी में एविडेंस ही नहीं मिले, एविडेंस ही समाप्त कर दिए जाते हैं। यानी भारत की पुलिस जो कि कहती है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, क्या आम आदमी को वास्तव में इन सब प्रकरणों के बाद अपने स्लोगन पर खरी उतरती है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जवाबदेही है, आरोप नहीं है। पूरी का पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन गलत नहीं है, पर ऐसे लोगों पर चेक क्यों नहीं हो रहा है? कितना करोड़ों अरबों रुपया उत्तर प्रदेश की पुलिस में रिक्रूट होने वाले नए लोगों को और जो पुराने लोग हैं उनकी ट्रेनिंग पर खर्च होता है। खुद मैंने ऐसे तमाम पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग मैंने देखी है, उन पे बड़ा पैसा खर्च होता है, पर ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा कि वो अपने व्यवहार में, क्योंकि वो विभिन्न दृष्टिकोणों के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी होते, विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, आखिर उनके चाल चेहरा चरित्र चिंतन में वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्यों वो आम आदमी के फ्रेंडली नहीं बन पा रहे हैं? कस्टोडियल वायलेंस की खबरें क्यों इतनी ज्यादा उत्तर प्रदेश में आ रही हैं? क्यों आम आदमी आज थाने में जाने से घबरा रहा है? सिर्फ मोहित पांडे का प्रकरण नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तमाम थानों में ऐसे प्रकरण हुए, मेरठ में, आगरा में, अमरोहा में, बागपत में, बुलंदशहर में, और एक सीतापुर के व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ हुई थी लखनऊ में, एक और केसेज में, खुद चिन्हट थाने में इस तरह के तमाम प्रकरण अतीत में आ चुके हैं। और इस तरह की कस्टोडियल वायलेंस के मैटर पर जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, क्या उत्तर प्रदेश के थाने उसको फॉलो कर रहे हैं? 2015 थाने आज की डेट में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हैं। क्या हर जगह मानवाधिकार का, आप जाइए अगर आप तक किसी थाने और कोतवाली में घुसिए, आपको बड़े बड़े बोर्ड तमाम थानों में दिख जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। अगर कोई गिरफ्तार करके व्यक्ति लाया जाता है तो मानवाधिकार के निर्देशों का किस तरह से पालन किया जाता है। कहीं तो वो बोर्ड भी गायब हैं, और अगर कहीं ये बोर्ड लिखे हैं या दीवालों में लिखा है तो क्या उत्तर प्रदेश की थानों की पुलिस उसको फॉलो कर रही है? ये देखने और समझने की ज़रूरत है। और इसमें पत्रकारों पे भी बहुत बड़ा सवाल है। जो डिस्ट्रिक्ट में जो इस तरह की विंग्स देखते हैं, क्या पत्रकार जो कि पुलिस अधिकारियों की गलबहियों में ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्या वो इस तरह के मुद्दे को मजबूती से सामने ला पा रहे हैं? हालांकि ये मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसमें जवाबदेही उत्तर प्रदेश पुलिस की और उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है कि जिस प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है, अगर वहाँ की पुलिस पर ब्रूटैलिटी के इस तरह के चार्जेस लगेंगे तो निश्चित रूप से उस सरकार को भी मंथन करने की ज़रूरत होगी कि जब पुलिस अपनी पूछताछ में व्यक्ति को लाती है, उसको वास्तव में अगर वो कोई संज्ञेय अपराध करने वाला, कोई जघन्य अपराधी है, कोई माफिया है, तो पुलिस को तमाम तरह की शक्तियां दी गई हैं। पर अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति है, तो क्या पुलिस पूछताछ के दौरान 3rd डिग्री का उपयोग कर सकती है? आखिर वो पूछताछ के ऐसे कौन से तरीके अपनाती है जिसमें व्यक्ति की मौतें भी अक्सर हो जाया करती हैं? इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, पंजाब की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, इन सब पुलिस का नाम एनसीआरबी के आंकड़ों में बड़ा ब्लैक स्पॉटेड है। तो जवाबदेही भी उत्तर प्रदेश पुलिस की बनेगी। और लिहाजा कि ऐसे में अब किया क्या जाए, हिरासत में पूछताछ के संबंध में कौन से न्यू टूल अपनाए जाए? नई टेक्नोलॉजी है, एआई का ज़माना है, एआई की टेक्निक को भारत की तमाम राज्यों की पुलिस अब इस्तेमाल भी कर रही है। सीसीटीवी हर जितने लॉकअप हैं वहाँ पर लगे होने चाहिए, और वर्तमान में चिन्हट थाने में सीसीटीवी का फुटेज आया जिससे पुष्टि होती है कि वो व्यक्ति रात के 1:30 बजे करहा रहा था, उसकी अवस्था बड़ी ख़राब थी, वो क्यों हो गई, इसकी जवाबदेही तो चिन्हट थाने की पुलिस देगी। पर थाने में मानवाधिकार आयोग के दिए गए निर्देशों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश पुलिस की है। क्या मानवाधिकार के निर्देशों, आयोग के निर्देशों का पालन करने वाले जो बोर्ड हैं, क्या वो फ्रंट पर लगे हुए हैं?
इस संबंध में क्या कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? लोगों को जानकारी दी जा रही है? लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सरकार को यह मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, तमाम दूसरे एनजीओज को इन्वॉल्व करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी हो सके। इसके लिए जुडिशरी का जो विधिक सहायता केंद्र है और जो सिस्टम का जो अपना केंद्र है, मिल करके काम करें, जिससे इस तरह के कस्टोडियल वायलेंस के तमाम तरह के केसेस पर रोक लगाई जा सके। और जो न्यू टूल हैं, चाहे वो रोबोटिक सिस्टम हो, एआई सिस्टम हो, उनको पूछताछ के दौरान इस्तेमाल किया जाए। और जिन व्यक्तियों की ट्रेनिंग पुलिस ऑफिशियल्स की होती है, उनकी ट्रेनिंग के सिस्टम में कुछ ऐसा दर्शन लाया जाए, ऐसा चेंज लाया जाए कि पुलिस ऑफिशियल्स की जो बढ़ती हुई ब्रूटैलिटी उत्तर प्रदेश में है, जो कथित ब्रूटैलिटी है कि ककड़ी के चोर को आप कटारी से नहीं मारेंगे, ककड़ी के चोर को आप फांसी नहीं देंगे, मामूली कहा सुनी के मामले में आप व्यक्ति को रात में घर से उठा के आप हिरासत में रख के 3rd डिग्री का टार्चर नहीं देंगे। ये चीज़ उत्तर प्रदेश के सिस्टम में डेवलप होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, विकसित होता हुआ प्रदेश है। यहाँ पर कोई भी एक्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बनता है। वर्तमान कस्टोडियल डेथ ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक ब्लैक स्पॉट लगाया है। उत्तर प्रदेश का जो गृह मंत्रालय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस विभाग है, निश्चित रूप से इसमें सरकार के साथ मिलकर समन्वय बना के अपने ऊपर उठ रहे इन तमाम प्रश्नों का जवाब दे पाता है कि नहीं, आगे हम देखेंगे और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।